नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी कक्षा 60 सेमेस्टर 2 इकाई 15 झांसी की रानी, जिसका प्रकार है उपन्यास। उसके लेखक है वृंदावन लाल वर्मा। जन्म सन 1885, निधन सन 1969। तो विद्यार्थी मित्रों, यह चित्र वृंदावन लाल वर्मा का चित्र है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी जानेंगे। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के मऊ रानीपुर नामक गांव में हुआ था। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही उनकी रुचि थी। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार आदि उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रस्तुत उपन्यास अंश लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित झांसी की रानी से उद्घृत है। क्या है प्रस्तुत यह उपन्यास है, यह रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित लिया गया है। उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधे भीषण युद्ध में अपने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास के आग्रह पर उनकी कुटी को तोड़कर चिता सजाई गई और रानी तथा मुद्दर के शव की अंत्येष्टि हुई। यहाँ पर झांसी की रानी, तो रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के बारे में यह पूरा पाठ है उसमें हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे पढ़ते हैं। मुद्दर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया, झटपट शरबत बनाया। मुद्दर और रघुनाथ सिंह कुछ भी न खाकर जेब में कलेवा डाला और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया और झटपट शरबत बनाया। मुद्दरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण के लिए भी न छूटने पावे। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। मुद्दरबाई है, रघुनाथ सिंह ही है। तो उसने कहा कि रानी साहब का एक क्षण, एक समय भी उसके साथ न छूटे। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। आज वह अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। लास्ट, मुद्दर, अब आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे तो हम आप लोगों के समीप ही रहने का प्रयत्न करूँगा। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। दूर से दुश्मन की आवाज़ कान में पड़ी। मुद्दर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उस ओट में जल्दी आंसू पोंछ डाले। मुद्दर है वो, उसने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और ओट में जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुद्दर को नमस्कार किया और फिर तुरंत दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। जो दोनों शरबत बना रहे थे वो शरबत लेके रानी के पास पहुँचे। मुद्दर ने जूही को पिलाया, रघुनाथ सिंह ने रानी को। मुद्दर ने किसको पिलाया? जूही को। और रघुनाथ सिंह ने रानी को पिलाया। अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ। गोला सन्नाकार ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया। अब ये 1757 जो संग्राम हुआ था उसके समय की बात है, जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था और तब मराठा सरदारों के सामने और रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेज़ों के बीच 1757 का युद्ध संग्राम हुआ था। तो वहाँ की बात है। तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई है जो आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही है। तो वहाँ मुद्दर जूही को
जूही को शरबत पिलाया और रघुनाथ सिंह ने रानी को अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्दों सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्नाकार ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश किया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। अब रानी ने अंग्रेजों के धड़ाकों से, जो गोले की आवाज़ों से रानी ने भी अपना आदेश दे दिया, और दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। क्या कहती है रानी? यदि आज मैं मारी जाऊं तो मेरे दामोदर को सुरक्षित दक्षिण में पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। क्या है कि तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारी जाने पर ये विधर्मी मेरी देह को न छू पाए, बस घोड़ा लाओ। क्या कहती है रानी कि मैं जब मारी जाऊं, युद्ध में मारी जाऊं, तो ये विधर्मी है जो मेरी देह यानी शरीर, मेरे शरीर को न छू पाए, बस घोड़ा लाओ। मुद्दर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छल छला रही थी। मुद्दर की आंखों में आंसू छल छला रहे थे। पूर्व दिशा में अरुणिमा फैल गए। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, यह देखिए, यह चित्र किसका है? रानी लक्ष्मीबाई का। तो रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। जो धड़ाका हुआ तो रानी मुस्कुराई और हंसी और बोली कि यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुद्दर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है मुद्दर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। मुद्दर की आंखों में आंसू हैं, यह देखकर रानी क्या कहती है कि यह समय है जो आंसुओं का नहीं है मुद्दर, जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरों को चुनने का समय ही नहीं है, इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जा जूही, अपने तोप खाने पर छक्का तो दे, इन बेरियों को आज सबक सिखा दे। जूही ने प्रणाम किया, जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाया। खैर, अंग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। अंग्रेजों के गोली की वर्षा हो उठी और रानी सब सरदार और सवार घोड़े पर जम गए। जूही का तोपखाना का आग उगलने लगी। इतने में सूर्य उदय हुआ। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख को दीप्त किया। इतने में सूर्य का उदय हुआ। सूरज उग गया और सूर्य की किरणें रानी के सुंदर मुख को दीप्त ज्वाला देने लगी। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुई। लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े लाल वर्दी के रूप ऊपर मोती और हीरे का कंठा दमक उठा और चमक पड़ी म्यान सी हुई तलवार। रानी ने घोड़े को ऐड लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा, कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे यानी लड़ाई हो रही थी। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब युद्ध कर रहे थे। दक्षिणा में बाडा के नवाब का रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। रानी ने किसकी ओर झपट लगाई? पूर्व की ओर। गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। गत दिवस से जो अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे, क्योंकि वो हार गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और
हुजर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थी ही। हुजर सवारों ने हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूक से दिया गया। रानी ने आक्रमण करके हुजर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। काफ़ी समय हो गया, परंतु अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। काफ़ी समय हो गया, लेकिन अंग्रेजों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। युद्ध में से निकल जाने की गुंजाइश नहीं मिली। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियर सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए हैं। क्या है कि रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी, तो उसी समय उसको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियर सेना, हमारी जो ग्वालियर सेना है, वो सरदार अपने महाराज की शरण में चले गई है। यह रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है विद्यार्थी मित्रों। वह जो युद्ध में लड़ने गई है वहाँ का है। मुद्दर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रीस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियर कुछ गड़बड़ करेंगे। गाठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। उनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। अब रानी है जो, उसकी लाल कुर्ती, रानी ने क्या पहना है? लाल कुर्ती, तो उसकी तलवार खींचकर वह आगे बढ़ी। उस धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट और चकाचौंध लगा दी। उसकी तलवार चमक रही थी रानी लक्ष्मीबाई की। कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना के पर पक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए और अंग्रेज उसमें घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। क्या है कि कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना है वह आपस में पर पक्ष में मिल गई है और राव साहब के 2 मोर्चे छीने गए हैं, 2 सेनाएं छीनी गई है, तो अंग्रेज उसमें घुसने लगे हैं। रानी के पीछे सिर्फ पैदल पलटन ही थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और आगे बढ़ी। उसकी स्थिति है जो संभालने की आज्ञा देकर वह आगे बढ़ी। इधर हुजर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। उधर है हुजर सवार है वो जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से घिर गई और मारी गई। जूही तलवार से भिड़ गई, अंग्रेज सेनाओं के सामने घिर गई और मारी गई। मरते समय उसने आहट तक न की, चीर गई थी, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत की गोद में खेल गई थी। अंतिम समय में भी वह जब मारी गई तब उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि एक तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध कर लिया, व्यवस्था कर ली। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे रंगीन सीधी किए रानी के उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीन और हुजूरों के घोड़े आ चुके थे। अंग्रेजों की कड़ापीने, संगीने और तोपें पेशवाई सेना का संहार
कर उठी। पेशवा की 2 तोपें भी उन लोगों ने छीन ली। अंग्रेजी सेना बाढ़ पर आई हुई नदी की तरह बढ़ने और फैलने लगी। अब अंग्रेजी सेना है वह वहाँ आ पहुँची और बाढ़ आई हुई ऐसी तरह वह नदी की तरह बढ़ने लगी। अंग्रेजों की सेना रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगी। न कड़ाबीन न की परवाह, न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनकी ऐश्वर्य देन थी। रानी की रक्षा के लिए लाल कुर्ती सवार अटूट शौर्य और अपार विक्रम दिखलाने लगे, और न कड़ाबीन की परवाह और न संगीन का भय, और तलवार तो मानो उनकी ईश्वरीय देन थी। ईश्वर ने दी हुई उसकी तलवार थी। उस तेजस्वी दल ने घंटों अंग्रेजों का प्रचंड सामना किया। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपने मोर्चे की शेष सेना से मिलने के लिए मुड़ी। क्या है, रानी धीमे धीमे दक्षिण और पश्चिम की ओर अपनी सेना को मिलने के लिए आगे बढ़ी। यह मिलना लगभग असंभव था क्योंकि उससे उस भागती हुई पैदल पलटन और रानी के बीच में बहुसंख्यक हुजर सवार और संगीन वरदान पैदल थे। परंतु उन बचे खुचे लाल कुर्ती वीरों ने अपनी तलवारों की आड़ बनाई। रानी ने घोड़े की लगाम अपने दांतों में थामी और दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाना आरंभ कर दिया। रानी ने क्या किया, घोड़ों की लगाम है जो अपने दोनों दांतों में थाम ली और दोनों हाथों से तलवार चलाना शुरू किया और वहाँ पश्चिम की ओर जाने का मार्ग बना लिया, आरंभ शुरू कर दिया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोने रेखा नाला था। आगे चलकर बाबा गंगादास की कुटी थी। वहाँ बाबा गंगादास की कुटिया थी। कुटिया थी। कुटी के पीछे दक्षिण और पश्चिम की ओर हटी हुई पेशवाई पैदल पलटन थी। मुद्दर रानी के साथ थी। अगल बगल रघुनाथ सिंह और रामचंद्र देशमुख, पीछे कुंवर गुल मोहम्मद और केवल 20-25 अवशिष्ट लाल सवार। अंग्रेजों ने थोड़ी देर में इन सब के चारों तरफ घेरा डाल दिया। सिमट कर उस घेरों को कम करते जा रहे थे, परंतु रानी की दुहट्ठू तलवारें आगे का मार्ग साफ करती चली जा रही थी। रानी अपनी दोनों हाथों से तलवारें चला रही थी और मार्ग साफ करती चली जा रही थी। पीछे के वीर सवारों की संख्या घटते घटते नगण्य हो गई। उसी समय तात्या ने रोहिली और अवधी सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों के व्यूह पर प्रहार किया। तात्या कठिन से कठिन व्यूह में होकर बच निकलने की रणविद्या का पारंगित पंडित था। अंग्रेज थोड़े से सवारों को लाल कुर्ती का पीछा करने के लिए छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ थोड़ा विलम्ब था। थोड़ी देर थी। लाल कुर्ती का अंतिम सवार मारा गया। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गए। पीछे से कड़बीन और तलवार वाले 10-15 गोरे सवार थे। आगे संगीन वाले कुछ गोरे पैदल। रानी ने पीछे की तरफ देखा। रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद तलवार से अंग्रेज सैनिकों की संख्या कम कर रहे थे। एक और रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था। दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बर्ताव करके लड़ रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुद्दर को इशारा किया। रानी ने जो देशमुख है उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए मुद्दर का इशारा किया और वह स्वयं संगीन बरदारों को दोनों हाथों की तलवारों से खटाखट साफ करके आगे बढ़ने लगी। एक संगीन बरदार की हुल रानी के सीने से नीचे पड़ी। उन्होंने उसी समय तलवार से उस संगीन बरदार को खत्म किया। हुल करारी थी परंतु आंतें बच गई। रानी ने सोचा, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनने जा रही हूँ। रानी के खून बह निकला। क्या है, स्वराज्य का नींव पत्थर बनने जा रही हूँ और रानी का खून निकल आया। उस संगीन बरदार के खत्म होते ही बाकी भागे रानी आगे निकल गई। उसके साथ भी दाएं बाएं और पीछे 8-10 घोड़े घुड़सवार उनको पिसताए हुए उनके पीछे थे। रघुनाथ सिंह पास था। रानी ने कहा, मेरी देह को अंग्रेज न छूने पावे।
गुल मोहम्मद ने भी सुना और समझ लिया, यह और भी जोर से लड़ा। एक अंग्रेज सवार ने मुद्दर पर पिस्तौल दागी। उसके मुंह से केवल ये शब्द निकले, 22 22 बहा मैं मरी, 22 बहा मैं मरी, मेरी देह भगवान। अंतिम शब्द के साथ उसने एक दृष्टि रघुनाथ सिंह पर डाली और वह लटक गई। कौन लटक गया? मुद्दर। तो रानी ने मुड़कर देखा। रघुनाथ सिंह ने कहा, संभालो उसे, उसके शरीर को वे न छू न पाए। और वे घोड़े को मोड़कर अंग्रेज सवार ऊपर तलवारों की बौछार करने लगी। कहीं कटेस मुद्दर को मारने वाला मारा गया। क्या है कि रानी ने देख लिया और रानी ने जो मुद्दर ने मारा था उसको मारने वाला है, वो रानी ने उसको मार डाला। रघुनाथ सिंह फुर्ती के साथ घोड़े से उतरा, अपना साफा फाड़ा, मुद्दर के शव को पीठ पर कसा और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। रघुनाथ सिंह है वो फुर्ती के साथ, तेज के साथ घोड़े से उतरा और अपना साफा फाड़कर मुद्दर की शव को, जो मुद्दर का शरीर पड़ा है, उसको लेके घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। गुल मोहम्मद बाकी सवारों में उलझा। रानी ने फिर सोनरेखा नाले की ओर घोड़े को बढ़ाया। देशमुख साथ में ही गया। अंग्रेज सवार 5 रह गए। गुल मोहम्मद उनको बहकावा देकर रानी के साथ हो लिया। रानी तेजी के साथ नाले के निकट आ गई। घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, बिल्कुल अड़ गया। रानी ने पुचकारा, कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ। अब रानी का जो घोड़ा है वह बिल्कुल अड़ गया और रानी ने उसे पुकारा, फिर भी कई प्रयत्न किए, परंतु सब व्यर्थ गए। वे अंग्रेज सवार आ पहुंचे और जो रानी थी वहां अंग्रेज सवार आ पहुंचे। एक गोरे ने पिस्तौल निकाले और रानी पर दाग दी। गोली उनकी बाएं जांघ में पड़ी। वे गले में मोती हीरो का दमदमाता हुआ कंठा पहने हुई थी। उस अंग्रेज सवार ने रानी को कोई बड़ा सरदार समझकर विश्वास कर लिया कि अब वह कंठा मेरा हुआ। रानी ने बाएं हाथ की तलवार फेंककर घोड़े की अयाल पकड़ी और दूसरी जांघ तथा हाथ की सहायता से अपना आसन संभाला। इतने में वह सवार और भी निकट आया। रानी ने दाएं हाथ के वार से उसको समाप्त कर दिया। उस सवार के पीछे एक और अंग्रेज आगे निकल पड़ा। रानी ने आगे बढ़ने के लिए फिर पैर की एड़ लगाई। रानी को गोली लग जाती है। घोड़ा बहुत प्रयत्न करने पर भी अड़ा रहा। वह दोनों पैर से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। एक जांघ काम नहीं कर रही थी, बहुत पीड़ा थी। खून के फव्वारे पेट और जांघ के घाव से छूट रहे थे। गुल मोहम्मद आगे बढ़े हुए अंग्रेज सवार की ओर लपका, परंतु अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने पहले ही तलवार का वार रानी के सिर पर किया। वह उनकी दाईं ओर पड़ा। सिर का वह हिस्सा कट गया और दाईं आंख बाहर निकल पड़ी। इस पर भी उन्होंने अपनी घातक तलवार चलाई, उसका कंधा काट दिया। गुल मोहम्मद ने उस सवार के ऊपर कसकर भरपूर हाथ छोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद बाकी 3 अंग्रेज सवार बचे थे। उन पर गुल मोहम्मद बिजली की तरह टूट पड़ा। उसने एक को घायल कर दूसरे के घोड़े को लगभग अधमरा कर दिया। वे तीनों मैदान छोड़कर भाग गए। अब वहाँ कोई शत्रु न था। जब गुल मोहम्मद मुड़ा तो उसने देखा रामचंद्र देशमुख घोड़े से गिरती हुई रानी को सांधे हुए हैं। दिन भर के थके मांदे, भूखे प्यासे, धूल और खून में सने हुए गुल मोहम्मद ने पश्चिम की ओर मुंह फेर कर कहा, खुदा पाक परवरदिगार रहम रहम। अब वह अपने परवरदिगार खुदा को याद करते हैं। उस कट्टर सिपाही की आंखें आंसुओं को मानो बरसाने लगी और वह बच्चों की तरह हिलक हिलक कर रोने लगा। रघुनाथ सिंह और देशमुख ने रानी को घोड़े से संभाल कर उतारा। आवेश में आकर उस अडियल घोड़े को एक लात मारी। वह अपने अस्तबल की दिशा में भाग गया। रघुनाथ सिंह ने देशमुख से कहा, एक क्षण का भी विलंब नहीं होना चाहिए, एक क्षण का भी
समय का भी विलम्ब, देर नहीं होनी चाहिए। अपने घोड़े पर इनको होशियारी के साथ रखो और बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। सूर्यास्त हुआ ही चाहता है कि रानी के देह को लेकर वह गंगादास की कुटी पर ले जाना चाहते और सूर्यास्त हुआ ही चाहता है। देशमुख का गला रुंधा हुआ था। बालक दामोदर राव अपनी माता के लिए चुपचाप रो रहा था। रानी लक्ष्मीबाई को देखकर जो दामोदर राव है वो रो रहा था अपनी माता के लिए। रामचंद्र ने पुचकार कर कहा, इनकी दवा करेंगे, अच्छी हो जाएगी, रो मत। रामचंद्र ने रघुनाथ सिंह की सहायता से रानी को संभाल कर अपने घोड़े पर रखा। रघुनाथ सिंह ने गुल मोहम्मद से कहा, कुंवर साहब, इस कमजोरी से काम और बिगड़ेगा। याद करिए अपने मालिक ने क्या कहा था, अंग्रेज अब भी मारते काटते दौड़ धूप कर रहे हैं। यदि आ गए तो रानी साहब की देह का क्या होगा। गुल मोहम्मद चौंक पड़ा। साफे के शोर से आंसू पहुँचे, गला बिल्कुल सूख गया था। आगे बढ़ने का इशारा किया। वे सब द्रुत गति से बाबा गंगादास की कुटी पर पहुँचे। बिलखते हुए दामोदर राव को एक और बिठलाकर रामचंद्र राव ने अपनी वर्दी पर रानी को लिटाया और बचे हुए साफे से उनके सर के घाव को बांधा। रघुनाथ सिंह ने अपनी वर्दी पर मुद्दर के शव को रख दिया। गुल मोहम्मद ने घोड़े को जरा दूर पेड़ों से जा अटकाया। बाबा गंगादास ने पहचान लिया। बोले, सीता और सावित्री के देश की लड़कियां हैं ये। बाबा गंगादास है वो पहचान गए और बोले कि सीता और सावित्री के देश की लड़कियां हैं ये। रानी ने पानी के लिए मुंह खोला। बाबा गंगादास तुरंत गंगा जल ले आए, रानी को पिलाया। उनको कुछ चेत आया। मुंह से पीड़ित स्वर में धीरे से निकला, हर हर महादेव। और उसके मुंह से आवाज आई कि रानी के मुंह से आवाज आई कि हर हर महादेव। उनका चेहरा कष्ट के मारे बिल्कुल पीला पड़ गया, अचेत हो गई। बाबा गंगादास ने पश्चिम की ओर देखकर कहा, अभी कुछ प्रकाश है, परंतु अधिक विलंब नहीं। थोड़ी दूर घास की एक गंज लगी हुई है, उसी पर चिता बनाओ। बाबा गंगादास पश्चिम की ओर देखकर कहते हैं कि अभी कुछ प्रकाश बाकी है, तो अधिक विलंब नहीं, अधिक समय नहीं। थोड़ी देर घास की एक गंज लगी हुई, उसी पर चिता बनाओ। मुद्दर की और देखकर बोले, यह इस कुटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी। अबे मुद्दर की और देखकर बोले कि वह है इस कुटी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कई बार आई थी, इसका तो प्राणांत हो गया। रघुनाथ सिंह के रुद्ध कंठ से केवल जी निकला। उसके मुंह में बाबा ने गंगा जल की कुछ बूंदें डाली। रानी फिर थोड़े से चेत में आई। कम से कम रघुनाथ सिंह इत्यादि को यही जान पड़ा। दामोदर राव पास आ गया। उसको हुआ कि माँ बच गई और फिर खड़ी हो जाएगी। उत्सुकता के साथ उनकी ओर टकी टकी लगाई। रानी के मुंह से बहुत टूटे स्वर में निकला, ओम वासुदेवाय नमः। रानी के मुंह से यही आवाज़ निकली कि ओम वासुदेवाय नमः। इसके उपरांत उनके मुंह से जो कुछ निकला वह अस्पष्ट था। होठ हिल रहे थे। वे लोग कान लगाकर सुनने लगे। उनकी समझ में केवल 3 टूटे हुए शब्द आए, नैन दहती पावक, मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। नैन दहती पावक, मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। सूर्यास्त हुआ। प्रकाश का अरुण पुंज दिशा के भाल पर था। उसकी अगणित रेखाएं गगन में फैली हुई थी। देशमुख ने बिलख कर कहा, झांसी का सूर्यास्त हो गया। रघुनाथ सिंह बिलख बिलख कर रोने लगा। दामोदर ने चित्कार किया। बाबा गंगादास ने कहा, प्रकाश अनंत है, वह कण कण को भासमान कर रहा है, फिर उदय होगा, प्रत्येक कण मुखरित हो उठेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रानी का जो देह है, वह शरीर उसको बाबा गंगादास की
कुटिया के पास जलाया जाता है और उसका बाबा गंगादास की कुटिया पर जलाया जाता है, पास ही जलाया जाता है। वह कण कण को भस्मान कर रहा है और फिर उदय होगा, फिर प्रत्येक कण मुखरित हो उठेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो टिप्पणी है उसको आपको समझना है, मुहावरे है उसको भी आपको समझना है। अभ्यास के जो प्रश्न है और स्वाध्याय के जो प्रश्न है उसको आपको समझकर हिंदी की कॉपी में लिखना है। प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5, यह सब आपको हिंदी की कॉपी में लिख देना है।